हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो है तो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन के आधार पर इसको समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इन द नॉर्थ प्लेन। तो इसे लिखें आप लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, ठीक, ऑफ द नॉर्थ प्लेन। तो आप लिख लेंगे उत्तर के मैदान का विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि कई विभाजन हैं, तो इनको हम नदियों के आधार पर इस विभाजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जानें कि इस मैदान को जब विभाजित करते हैं हम, तो जब मानो कि दो नदियां आके, एक नदी ये है और एक नदी ये जब दो नदियां मिली तो इस क्षेत्र को बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? संगम। जब दो नदियां आपस में आके किसी स्थान पर मिलती हैं, उस स्थान को बोलते हैं संगम। एक बात आप समझ गए कि चलो ये तो संगम हो गया। दूसरा पॉइंट आपको समझने की जरूरत ये है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र इन दो नदियों के मध्य का जो ये मैदान बना, ये जो मैदान है, ये दो नदियों के मध्य का ये मैदान जो बना, ठीक, इस मैदान को बोलते हैं दो आब। क्या बोलते हैं? दो आब। ठीक, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, तो ये दो आब है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। और ये नदियों के निक्षेप से बना हुआ मैदान है। ठीक, इतनी बातें आपको ये पहले कंफर्म होनी चाहिए कि कैसे क्षेत्र है। इन्हीं संगम के क्षेत्र को प्रयाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग। जब हम लोग नदियों को पढ़ेंगे तो पंच प्रयाग बताएंगे कि कितने पंच प्रयाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उनके बारे में वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतनी बातें पहले आपके दिमाग में सेटल डाउन होनी चाहिए। अब इनको हम अलग अलग करके डिवीजन करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो उत्तर का जो हमारा पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग डिवीजन देखते हैं नदियों का। तो इसे हम लोग मैप के माध्यम से समझें ताकि आसानी से समझने में हमें आसानी होगी। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि यहां से सिंध नदी निकलती। ओके, सिंध नदी, थोड़ा थिकनेस इसका पतला कर लिया जाए। सिंध नदी, और इसके बाद इस क्षेत्र से आपको मिलेगी कौन सी? सतलज नदी। ठीक, यहां से आपको सतलज नदी मिलेगी। ठीक है, ऐसे सतलज नदी आके यहाँ मिल जाएगी। ये दो नदियाँ आपको मिलेंगी। फिर इसके बाद कुछ और नदियाँ हैं जो मिलती हैं, जैसे यहाँ से आपको झेलम मिलेगी। ठीक, और ऐसे झेलम आगे की तरफ बढ़ेगी। इसी में आपको चेनाब मिलेगी। ठीक, और ये चेनाब आगे की तरफ बढ़ेगी और इसमें आके झेलम यहाँ मिल जाएगी। ये आगे की तरफ बढ़ेगी। ऐसे इसमें एक रिवर मिलेगी रावी नदी। ठीक, रावी नदी ये आगे की तरफ बढ़ेगी। और एक नदी आपको आके मिलेगी इसी में, और वो नदी होगी ब्यास नदी। ये यहां पास ब्यास नदी मिल जाएगी। ठीक, ये आपको ब्यास नदी मिलेगी।
अब इतना हमने इसमें मैप बनाया, तो पहले आपने मैप को इस यहाँ से समझ लिया कि कैसे कितने क्षेत्रों में कितना 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 इनका विस्तार है, ठीक। और ये नदियाँ आ कर के यहाँ आके इसमें मिल जाएंगी सतलज में, ठीक ऐसे। तो कुल इतना आपको जो विस्तार ये मिल रहा है, इस विस्तार को समझना है। तो पहले आप इसे मैप में यूं ही, जैसे मैप में हमने ड्रॉ किया है, तो आप अपने मैप में ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा बड़ा आकार में देखते हैं बना करके। तो न्यू पेज लेते हैं और उस बड़े आकार में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए, ये सिंध नदी हुई, ओके। यहाँ से इसमें सतलज नदी मिली, ठीक है। और ये ब्यास नदी, यहाँ से इसमें झेलम नदी, सॉरी झेलम नदी, चेनाब नदी और रावी नदी, ठीक ऐसे करके इतना ये मिल गई ये। अब इनका नाम लिख लें आप पहले। इसका नाम है सिंध नदी, सिंधु नदी। इसका नाम है झेलम, इसका नाम है चेनाब, ये है रावी और ये है व्यास और ये है सतलुज, ठीक। ये इतनी नदियां हुई। अब इनको अलग अलग करके आप पहले समझने की कोशिश करें। इनको ऐसे ही आप लोग भी ड्रॉ कर लेंगे जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में बहुत दिक्कतें का सामना ना करना पड़े, ओके। अलग अलग कलर आप भी ले सकते हैं, अगर आपके पास हो इस केस तो अलग अलग कलर से आप भी ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे करके ये ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक, ये कुछ ऐसा आप बन गया, ये है ना। अब ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं। जैसे ये जो सिंध और झेलम के मध्य है, इसे बोलते हैं सप्त सिंध। क्या बोलते हैं? सप्त सिंध बोलते हैं। इसका नाम है सप्त सिंध। सप्त सिंध, या इसी को सप्त सिंधु सागर बोलते हैं। सागर दोआब, ठीक, लिख लेंगे अपने दोआब। इसे बोलते हैं चाज दोआब। ये याद रखने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसे बोलते हैं चाज दोआब। ये जो पॉइंट है चेनाब और रावी के मध्य का, इसे बोलते हैं रचना दोआब। रचना दोआब। और ये जो रावी और ब्यास के मध्य का है, इसे बोलते हैं बारी दोआब। क्या बोलते हैं? बारी दोआब, बारी। और इसे बोलते हैं विष्ट, ठीक, विष्ट दोआब। तो इन बातों को आपको याद रखना है। तो इन्हें आप लिखें कि सिंध और सतलज। तो इनको अलग तरह से हम डिजाइन कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद रहे। तो लिखें आप सिंध नदी, इसके बाद आगे लिखें झेलम नदी, और लिखें आप चेनाब नदी, नेक्स्ट लिखें रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, ठीक, ये करके।
अब इनके मध्य के क्षेत्र को आप लिख लें, इसे लिखते हैं सप्त सिंधु, सप्त सिंधु दोआब। इसे आप लिखेंगे चाज दोआब। इस वाले क्षेत्र को आप लिखेंगे रचना दोआब। इसे लिखेंगे आप, इस वाले क्षेत्र को आप लिखेंगे विष्ट दोआब। और ये पूरे क्षेत्र को आप लिखेंगे, इसमें जो क्षेत्र ये पूरा बन रहा है इसे आप लिखिए बारी दोआब। ठीक, इसमें ब्यास भी इंक्लूड है और सतलज भी इंक्लूड है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आपको दोआब बहुत याद रखने हैं क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं, ये सीधे प्रश्न ही हैं, इसीलिए हमने इसको इतना आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न है पूरी तरह से। ओके, तो इतना आपने इसको समझा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जो गैंगेस्टिक प्लेन है, गंगा, गंगा का मैदान, इस गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। ठीक, कितने भागों में? 3 भागों में, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। निचली गंगा, इन 3 भागों में इसे जो है तो विभाजित करके रखा जाता है। अब इस चीज को पहले समझें कि जो ऊपरी गंगा है यह दिल्ली से लेके आपके प्रयागराज तक, ठीक, ये जो क्षेत्र होगा इसे हम बोलते हैं क्या? ऊपरी गंगा का क्षेत्र। अब यहां से मध्य गंगा जो है तो प्रयागराज से फरक्का बांध तक का जो क्षेत्र है, इस फरक्का के बांध तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? मध्य गंगा। ठीक, ये मध्य गंगा का क्षेत्र है। और जो निचला गंगा है तो निचला गंगा फरक्का से लेके डेल्टाई क्षेत्र तक, कहां से? फरक्का से लेके जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र तक लेके, और इधर से ही एक और प्लेन आ जाता है ब्रह्मपुत्र का। तो इसे एक तरह से आप मर्ज करके पढ़ते हो, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी नाम दिया जाता है। तो इन बातों को आपको विशेष याद रखना है, आप अपने कॉपी में नोट करके इन बातों को लिखते हुए चलेंगे। तो ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। तो इतना इसका जो है तो विभाजन है, और इसी क्षेत्र को गंगा का मैदान कहा गया। ये गंगा का मैदान क्षेत्र। अब इनके बारे में इन डेप्थ क्या आपको बताएं कि ज़्यादा इन डेप्थ अभी नहीं समझना, हमें एक एक करके थोड़ा इनके बारे में। जैसे अब ये क्षेत्र जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्हें आप गंगा के मैदान को हम अलग अलग करके थोड़ा सा नदियों के आधार पर विभाजन कर देते हैं। यहाँ आपको नाम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम से ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो नाम के आधार पर इन्हें आप समझ लें कि ये कैसा। तो इसमें रुहेलखंड नाम आता है, रुहेलखंड का मैदान। ठीक, रुहेलखंड का मैदान। अब ये जो रुहेलखंड का मैदान है तो यह रामगंगा और नदी है गोमती नदी। गोमती नदी के मध्य का क्षेत्र, मध्य का जो क्षेत्र होगा उसे आप बोलेंगे रुहेलखंड का मैदान। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट इसी में आता है अवध का मैदान। अवध का मैदान, अवध का मैदान
इस अवध के मैदान को समझना है तो इसमें जो नदियां आएंगी वह है गोमती से लेके घाघर तक का क्षेत्र। तो गोमती से घाघरा नदी के मध्य का क्षेत्र, ठीक, इसे हम बोलते हैं अवध के मैदान। नेक्स्ट है जो ये मध्य वाला क्षेत्र है जिसे हम मध्य वाले में कह रहे हैं, ये मध्य का क्षेत्र क्या है। अब इसे आप डिकोड कर लेंगे। अब यहाँ ये नहीं है आप इसको समझने की अब कि इतने क्षेत्र में है ना, ये अब हमने नदियों के आधार पर इस मैदान को डिवाइड किया है। ये हमने एक आपको मोटा मोटा बताया कि कितने क्षेत्र में है ये, ठीक। अब हम यहाँ आपको रिवर के आधार पर बता रहे हैं। आप इस चीज़ को अलग से अपना नोट डाउन करके रखेंगे कि अगर कभी पूछा कि इतने इतने क्षेत्र के मैदान को क्या बोलते हैं तो ये आपको याद रखना है कि फरक्का से डेल्टा वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, दिल्ली से प्रयागराज तक के मैदान को किस नाम से जानते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक। अब ऐसे ही इनको हम नदियों के बेस पर इन विभाजन कर रहे हैं कि नदियों के बेस पर जो छोटे छोटे आपको मैदान मिलेंगे जो सुनने को मिलते हैं, आपकी रुहेलखंड का मैदान है ना, बिहार का मैदान है, अवध का मैदान है, तो इस तरह करके इसको डिवीज़न किए, कैसे इनका डिवीज़न हुआ है, तो इस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या है, इसे बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान में आपको मिलेगा घाघरा नदी, ठीक। घाघरा नदी से गंडक नदी, कौन सी, गंडक नदी, गंडक नदी के मध्य का क्षेत्र, गंडक नदी के मध्य का क्षेत्र कहलाएगा ऊपरी गंगा का मैदान। नेक्स्ट बिहार का मैदान, ठीक, बिहार का मैदान। इस बिहार के मैदान को 3 भागों में अलग अलग करके पढ़ा जाता है। अब वो 3 अलग अलग बता रहे हैं आपको, उसे लिखें आप, ठीक। पहला कि सारण का मैदान, किसका, सारण का मैदान, ठीक। यह जो सारण का मैदान है तो यह घाघरा नदी का भी क्षेत्र में आता है, गंडक भी है और बूढ़ी गंडक का। तो बूढ़ी गंडक तक के क्षेत्र को बोलते हैं, कैसे कहें हम, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक का क्षेत्र, क्योंकि अब ये बिहार के राज्य में हम चले गए, ठीक। नेक्स्ट है मगध, मगध का मैदान, ठीक। इसे एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। यह सोन नदी का क्षेत्र है, सोन नदी का क्षेत्र, सोन नदी का क्षेत्र, ठीक। और नेक्स्ट है मिथिला का मैदान, किसका है, मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान बूढ़ी गंडक से लेके, बूढ़ी गंडक से लेके जो गंगा की सहायक है कोसी नदी, कोसी नदी तक का जो क्षेत्र है, ठीक। इसे हम मिथिला के मैदान के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो पूरे विस्तार हैं, तो ये विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। और पश्चिमी जो ये डेल्टाई क्षेत्र है, ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, अब आपको पूरा बंगाल की खाड़ी तक का जो क्षेत्र है, जिसे हम अपने भारत में पढ़ें तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित आपको मिलेगी। तो ये पूरा यहाँ से लेके अब पूर्वी जितना जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में
यानी कि वेस्ट बंगाल में जो आपको मिलेगा ये पूरा निचली गंगा का मैदान है। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन आप ब्रह्मपुत्र वाले को आप लिख लेंगे कि ब्रह्मपुत्र असम में इसका भी आपको विस्तार मेनली मिलता है, और इसके बाद ये इधर मूव कर जाती है बांग्लादेश में, तो उसका विस्तार अधिकतम असम में आता है। इसलिए असम स्टेट को मैदानी स्टेट में भी गिनती की जाती है। तो इस बात को याद रखें। जैसे आपने सुना होगा मांजुली जो है तो भारत की सबसे बड़ी नदीय द्वीप है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो कितना ज़्यादा वो सेडिमेंट लाती है और कितना वहाँ सेडिमेंट जमा रही है, इसलिए वो मैदान बनाती है। हम लोगों ने मैप में भी समझा था ब्रह्मपुत्र का कैसे मैदान है। तो मेनली आपके एग्जाम यहीं से आते हैं, तो इसी को आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, तथा आप ये बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।